नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन मार्केट्स क्यों अभी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, क्यों एक नया बुल रन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है इंडिया में। कई लोगों का ये सवाल है जिन्हें लगता है कि इंडियन मार्केट 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दे रहा, निफ्टी उसी रेंज में है, ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, तो इंडिया में ऐसी क्या कमी है इस वक्त। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडिया से। इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और सिर्फ अभी नहीं है, अगर आप प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखें तो वो भी अब चेंज हो गया है, 7% के ऊपर है हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ। तो तब भी हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होंगे, जहां पर आप देखें कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा एक कमी थी इंडियन मार्केट में इस वक्त, वो था रूरल कंजप्शन, और अब वो भी पिक हो गया है। और आप देख चुके होंगे कि एफएमसीजी स्टॉक्स भी इसी वजह से काफ़ी अच्छा रिबाउंड दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो फिर कमी कहाँ रह गई है, क्यों हम ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं? अब कमी है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जो आप सबको पता होना चाहिए। ये फैक्टर्स क्या हैं? अब ये फैक्टर्स पर्टिकुलर कंट्रीज़ के हैं और कुछ ग्लोबल है। जैसे कि आप यूरोप को देखें, यूरोप में इस वक्त जर्मनी रिसेशन में एंटर कर चुका है। टेक्निकली 2 क्वार्टर जो है उनके जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आए हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से परसिस्ट करते हैं वहाँ पर। उसके साथ आप यूके को देखें, यूके चैलेंजर है इस वक्त जर्मनी का, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है वो भी नेगेटिव ग्रोथ रेट में आ जाए, और इस वक्त वो 0 पे चल रहा है। सो वो बाल बाल बच चुका है नेगेटिव ग्रोथ रेट देने से। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग रशिया यूक्रेन की, तो पता है वहाँ पे अभी आप ग्रोथ की तो बात कर ही नहीं सकते। अब आता है चाइना पर, हमारा नेबर, और जिसे हम कहते थे कि ग्लोबल फैक्ट्री है। चाइना को कहा जाता था कि वो ग्रोथ की इंजन है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी की। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा डोमिनेंस था उसका, आज भी है, ऐसा नहीं है। चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 5% की स्पीड से ग्रो करने वाला है, लेकिन इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि इनके जो डेटा होते हैं और ये प्रोजेक्शंस होते हैं काफ़ी इन्फ्लेटेड और मैनिपुलेटेड होते हैं। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी चाइना के डेटा को कम करके नहीं दिखाना चाहती, अपना इमेज नहीं खराब करना चाहती। इसके अलावा आप ये देखें कि जो बाकी डेटा है वो एक्चुअली चाइना में काफ़ी वरिसम आ रहे हैं, जैसे कि डिफ्लेशनरी कंडीशंस के। चाइना में अगर आप परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स देखें, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, डेटा बहुत ही पुअर है। इसके अलावा आप देखें कि आउटपुट और इनपुट कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। वहाँ पे चीज़ों के दाम सस्ते हो रहे हैं, डिफ्लेशन हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। सो ये एक बहुत ही विशियस साइकिल हो सकता है। तो भले ही आपका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो, भले ही इन्फ्लेशन हो, लेकिन हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है डिफ्लेशन। तो उससे आगे चाइना को दिक्कत हो सकती है। अगर आप फ्यूचर आउटलुक की भी बात करें तो कोई बहुत ही खास प्रोजेक्शंस चाइना को लेके नहीं आ रहे जो बहुत पॉजिटिव हो। यूएस में कोई अच्छी पॉलिसी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी रिसेंट में आप देखें तो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वक्त बहुत ही पॉपुलिस्ट मेजर्स आते हैं इलेक्शन के साल, हर कंट्री में आप कहीं भी देखें तो पॉलिसीज़ बहुत ही पॉपुलिस्ट होती हैं। वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। तो वहाँ भी हम इस बार अभी रिसेंट में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और यही बात समझ आई ओपेक प्लस को। ओपेक प्लस क्या है? ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जितनी भी है और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, इनका एक कार्टेल है, और ये डिसीजन लेता है साथ में कि उन्हें ऑयल आउटपुट कम करना है या बढ़ाना है। इस तरीके से ये प्राइस को भी चेंज करने की कोशिश करता है। ओपेक प्लस में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ओपेक, उसके साथ और भी कंट्रीज़ आ जाती हैं जैसे कि रशिया जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑयल का जो आउटपुट है उसे कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि ये जो हमने फैक्टर्स बताए आपको ग्लोबल, वो उन्हें लगता है कि ये आगे जो प्रोजेक्शंस हैं ये सच होने वाला है। अभी पूरे वर्ल्ड की अगर आप इकोनॉमिक जीडीपी देखें एज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, तो वो कुछ खास नहीं लग रही किसी को भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाने वाली है। तो उनका कहना ये है कि अगर हम इसी स्पीड से ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो हम सप्लाई ज़्यादा क्रिएट कर देंगे मार्केट में जितना नेसेसरी है उससे, और उससे हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो उनका ये कहना है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में एक इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम लोग आउटपुट को कम करने वाले हैं, और ऐसा अनाउंस कर भी दिया अभी फ़िलहाल में कि कितना आउटपुट उन्हें कम करना है। तो इसकी वजह से इंडिया के लिए एक और वरीसम इशू ये है कि वो तो ग्रो कर रही है लेकिन पूरी दुनिया ग्रो नहीं कर रही है। पूरी दुनिया में इश्यूज चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप अच्छे हैं लेकिन अगर आपके नेबर्स हर जगह परेशान है और उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप भी कभी भी पूरी तरीके से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो इंडिया के साथ इशू आ रहा है। साथ ही साथ अगर इस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीमेंट आती है तो वो भी हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बड़ा इशू हो सकता है। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसे देखकर हमें चलना होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ही पोली परफॉर्म कर रहा है अगर आप ब्लू चिप कंपनीज़ को देखें। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है रेवेन्यू की वो फॉरेन कंट्रीज़ पे है। और आईटी मिड कैप को देखें, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
क्योंकि उसकी रेवेन्यू जो है वो डिपेंडेंट है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन कंपनीज पे। सो ट्राई करें ऐसे सेक्टर्स में इस वक्त निवेश करने का जो इंडिया में जिनका कंजप्शन है उनके प्रोडक्ट्स का और इंडिया में प्रोडक्शन है, तो शायद वो आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली आउटलुक अगले 1 साल तक का भी लोगों को कुछ खास नहीं लग रहा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे टॉपिक्स पे उनके साथ डिस्कशन करें, तभी आप उनसे और बेटर तरीके से सीख पाएंगे चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।